नजरिया। हाय, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को लास्ट लेक्चर में सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बताया था, सोर्स के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे, पुराने वीडियो भी आप देख रहे होंगे। आई होप ठीक लग रहा होगा। ठीक है, देखते हैं। आज हम लोग चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल है, शेड्यूल के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। शेड्यूल से भी क्वेश्चन आते हैं। अनुसूची, इसमें है क्या? अनुसूची का मतलब क्या हुआ? अनुसूची में होता क्या है? ठीक है, अनुसूची में होते हैं जो चैप्टर किए हैं, चैप्टर बना है। मूल संविधान जो मेरा था ना, मूल संविधान जब बना था, जो बेसिक था स्टार्टिंग में, उस समय अनुसूची जो था मेरा 8 था। ठीक है, और अभी फिलहाल ये अनुसूची +4 हो गया। ठीक है, टोटल 12 अनुसूची हो गया, यानी 12 शेड्यूल हो गया टोटल। इस 12 शेड्यूल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और एक तरह से सोचिए, चैप्टर है संविधान का, है ना, ये चैप्टर है। एक चैप्टर में कितने रिलेटेड चीज को एक चैप्टर में रखा गया है। उसमें जैसे फर्स्ट अनुसूची है तो 1 से 4 आर्टिकल का सारा कंटेंट को फर्स्ट अनुसूची में रखा गया, फर्स्ट शेड्यूल में रखा गया है। जैसे राज्यों का नाम वगैरह के बारे में जो है, ये इस तरह से चैप्टर बनाया है। ठीक है, तो बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं। और हाँ दोस्तों, ये चीज हमेशा याद रखना, जो आप कोई चीज को पढ़ते हो ना, तो पढ़ते हो तो सीक्वेंस को एकदम फॉलो करो। सीक्वेंस फॉलो करोगे तो आपको याद रहेगा, चीजें एकदम याद रहेगी। उसके बाद आप भूलोगे नहीं। ठीक है, और हम ये जो 12 शेड्यूल है, अनुसूची है, इसको हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे, पार्ट पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे तो पढ़ने के साथ वो चीज मेरे मेमोरी में बैठ जाए। ठीक है, मेमोरी में बैठना भी जरूरी है। ठीक है, मेमोरी में बैठना भी जरूरी है, पढ़ने के साथ वो चीज। हाँ, हमेशा ये आपके मेमोरी में बैठा नहीं रहेगा, बार बार आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। हर 8 दिन 10 दिन के बाद हर टॉपिक का रिवीजन का टाइमिंग आपको रखना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छा करोगे। कोई सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आपको रिवीजन सबसे बड़ा रोल अदा करता है एग्जामिनेशन क्वालिफाई कराने के लिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते हैं, चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल के बारे में देखते हैं। ठीक है, क्या है शेड्यूल में, क्या है अनुसूची। ठीक है, तो पहले 4 हम पढ़ते हैं, फिर 4 पढ़ेंगे, फिर जो नया 4 ऐड हुआ है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम 4 के फ्रेम में तोड़ दिए हैं। देखिए, इधर हम लिखे हैं, देखिए टेबुलर फॉर्म में लिखे हैं। देखिए इधर हम शेड्यूल लिखे हैं और इधर हम लिखे डील्स विथ, यानी कि जो शेड्यूल है वो क्या चीज को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो अब आप देखिए, फर्स्ट शेड्यूल लिखा गया है यहाँ पे, यानी कि प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या है दोस्तों? जैसे नेम एंड टेरिटोरियल एक्सटेंशन, स्टेट और यूटी, यानी कि राज्यों का नाम। ठीक है, राज्यों का नाम और उनका न्यायिक क्षेत्र। ठीक है, न्यायिक क्षेत्र मतलब जुडिशरी, जो टेरिटरी है कितना होना चाहिए। तो न्यायिक क्षेत्र या संघ राज्यों के क्षेत्र के नाम या उनकी सीमाएं के बारे में फर्स्ट शेड्यूल में डिस्कस किया है। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में डिस्कस है। आपको पता होगा अभी टोटल इंडिया में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं। ठीक है, स्टेट टोटल कितने हैं? 28 स्टेट। एंड यूटीज कितने हैं? यूटीज टोटल 8 है। ये चीज को एकदम ध्यान रखिए, क्योंकि ये अपडेट हुआ है जनवरी 2020 में। दमन दीव दादर नगर हवेली को एक यूटीज बना दिया है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को यूटीज में तोड़ा गया था 2 में, तो 9 हो गया था। फिर इधर दमन दीव को, दादर नगर हवेली को एक यूटीज में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, पहले 29 स्टेट हुआ करते थे, अभी 28 स्टेट हैं। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल में सारे 20 स्टेट के का नाम और उसका टेरिटरी क्या होगा, इसके बारे में
लिखा हुआ है और यूटीज के बारे में भी लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए इसी स्टेट और यूटीज में राज्यसभा का यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट जो होता है, राज्यसभा का कितना सीट है शेड्यूल 4 में डिफाइन किया है। तो हम करेंगे क्या, स्टेट से रिलेटेड, स्टेट को डिफाइन पूरा किया गया है कहां पे, शेड्यूल 1 में। उसके काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा के टोटल कितने सीट होंगे किस स्टेट में किस यूटीज में, उसे डिफाइन किया गया है किसमें, 4th शेड्यूल में। ये दोनों को एकदम एक साथ कंबाइन करके दिमाग में रखना, पहला और चौथा किससे रिलेटेड है, टेरिटरी से और राज्यसभा के सीट से। ठीक है, अब यहां पे एक कंफ्यूजन हमेशा होता है, यूटीज में भी राज्यसभा सीट होता है क्या? हाँ, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उसके लिए वोट कौन करते हैं, विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटर करते हैं वोट। अब जिस यूटीज में विधानसभा होगा वहां तो राज्यसभा का सीट होगा ही होगा। तो इसलिए पहला शेड्यूल और 4th शेड्यूल, देखिए 4th शेड्यूल, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू वेरियस स्टेट एंड यूटीज इन द राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट। समझ गए ना, इस 2 शेड्यूल को एक साथ रखना है, ध्यान में, एकदम ध्यान, माइंड में ऐसे पढ़ना है छप जाए आपके दिमाग में। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड शेड्यूल की बात करते हैं। सेकेंड शेड्यूल और 3rd शेड्यूल जो आपका है ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सेकेंड शेड्यूल जो होता है, हमारे भारत में जितने राज्य हैं प्लस यूनियन के अंदर जो भी यूटीज हैं, यहां पे हायर ऑथोरिटी होते हैं। ठीक है, और इसके सैलरी के बारे में, अलाउंस के बारे में, प्रिविलेज ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर्स, सीएजी, एजी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज, अगर जो आप कहते हो ना उपराष्ट्रपति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति होता है आप बोलते हो, तो ये सब जो होते हैं ना पोस्ट, हायर पोस्ट, ठीक है, हायर पोस्ट के जितने हैं उनके सैलरी को डिफाइन किया गया है सेकेंड शेड्यूल में। ठीक है, और इन्हीं के जिनका सैलरी यहां डिफाइन किया गया है, इन्हीं का शपथ को डिफाइन किया गया है 3rd शेड्यूल में। अब सोचिए ना थोड़ा, अब कोई भी फॉर्म आता है तो हम स्टूडेंट जब होते हैं तो उस समय हम लोग क्या कहते हैं, यार पे स्केल क्या है। ठीक है, उसके बाद कोई लड़का उसी में से क्वालिफाई करके जाता है तो उस पोस्ट को होल्ड करता है, तो उसके बाद उसका शपथ लेते हैं। तो यानी कि पहले पे स्केल देखते हैं फिर शपथ लेते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले सब कुछ क्लियर रहता है, मेंशन क्या सैलरी होता है, क्या पे स्केल होता है। फिर वही ग्रुप में से कोई बंदा सेलेक्ट होते हैं तो उस पोजीशन के लिए शपथ लेते हैं, उस काम के लिए। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, तो शेड्यूल सेकेंड और शेड्यूल 3rd समझ गए ना। तो चारों शेड्यूल को एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट में नेम एंड राज्य का जो टेरिटरी है और भारत का जो टेरिटरी है उसके बारे में, उसमें टोटल स्टेट डिफाइंड है, यूटीज डिफाइंड है। ठीक है, फिर 4th में आते हैं जंप करके, 4th में उस यूटीज और स्टेट में राज्यसभा का कितना सीट होगा वो डिफाइंड है। उसके बाद सेकेंड में आते हैं तो सैलरी जो हायर पोस्ट होते हैं उनके सैलरी, जैसे प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का, ये सब जो पोस्ट है सीएजी, एजी वगैरह होते हैं, उनके सैलरी को डिफाइन किया गया है। और 3rd शेड्यूल में उसके शपथ ग्रहण को डिफाइन किया। 4 शेड्यूल आपको ऐसे ही याद हो गया। ठीक है, हाँ, तो इससे पहले हम लोग क्या 4 शेड्यूल देख चुके हैं। इसके बाद 4 शेड्यूल और हम देखते हैं, 4 5th, 6th, 7 और 8। उसके बाद 4 शेड्यूल हम और देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत आराम से याद करना। 1st, 2nd, 3rd कितना अच्छा, 1st को 4th से रिलेट किए, 2nd को 3rd से रिलेट किए। ठीक है, बहुत आसान है, सिर्फ आप देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5th शेड्यूल में क्या लिखा गया है। 5th शेड्यूल में जो है 5वीं अनुसूची जो है, प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, सीधा रखिए, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल किस एरिया में, जो शेड्यूल एरिया होता है, शेड्यूल ट्राइब एरिया होता है,
ठीक है, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब एरिया में उसके एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल के बारे में डिफाइन किया गया है, पांचवा। ठीक है, 5 और 7 को हम एक साथ ध्यान रखेंगे, 5 और 6 को एक साथ ध्यान रखेंगे। 6th में क्या है, प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइब्स। यहां उसमें क्या था, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब दोनों एरिया, शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब दोनों के लिए था। यहां पे सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात किया गया है, ठीक है, वहां पे शेड्यूल एरिया को छोड़ के ट्राइब्स में आ जाएंगे। ठीक है, यहां पे ये भी ट्राइब कहां, स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में असम के जस्ट नीचे जाइएगा तो मेघालय, फिर इधर त्रिपुरा पड़ेगा और इधर मिजोरम पड़ेगा, सीधे असम से इस तरीका से। ठीक है, तो असम मेघालय, यहां पे कंफ्यूजन कहां होता है, मेघालय, मिजोरम एंड मणिपुर में। तो मणिपुर में क्या है, MA लगता है, तो अल्फाबेटिकल M के बाद जो पहला लेटर है उसे हम नहीं ध्यान रखेंगे, उसे हम लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद EI है, I है, तो EI वाला दोनों हम ले लेंगे M के बाद जो E और I होता है। ठीक है, ये भी ध्यान है, तीनों वॉवेल ही है, AEI। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना है, तो एसोसिएट करके किसी तरीका से याद रखना है, दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि पांचवा शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरिया दोनों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। 6th में क्या है, जो सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के लिए है, वो भी कहां के लिए, आसाम, मणिपुर या आसाम, मणिपुर। अभी मणिपुर, यहां पे मणिपुर में कंफ्यूजन हो जाएगा, MA हो गया तो मणिपुर नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, मेघालय और मिजोरम तो होगा। ठीक है, आसाम के बाद मेघालय, मिजोरम, तुरंत याद रखिए। ठीक है, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, ये 4 स्टेट हैं, इनके लिए है। अब देखिए 7th शेड्यूल में क्या है, 7th शेड्यूल को हम इंडिविजुअल ध्यान रखेंगे, जो डिवीजन ऑफ पावर हम बताए थे ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जब इंट्रोडक्शन क्लास किए थे, तो वही पावर का डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन और स्टेट में कैसे होगा। ठीक है, तो उसमें हम बताए थे 3 तरह का लिस्ट होता है, क्या क्या, यूनियन लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट के बारे में हम बताए थे, स्टेट लिस्ट के बारे में बताए थे और कंकरेंट लिस्ट के बारे में बताए थे, कंकरेंट लिस्ट के बारे में बताए थे। ठीक है, ये तीनों लिस्ट के बारे में आपसे हम डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी। मूल रूप से सबका स्टार्टिंग में कितना था, उसके बाद क्या हो गया। यूनियन लिस्ट स्टार्टिंग में क्या था, 97 ही था यूनियन लिस्ट स्टार्टिंग में, 97 मूल रूप से था। अभी इसमें कितना सब्जेक्ट है, इसमें ऑलमोस्ट यहां पे 100 के आसपास सब्जेक्ट है। ऑलरेडी हम स्टार्टिंग के क्लास में डिस्कस किए हुए थे, स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन के क्लास में आपसे हम डिस्कस किए थे। तो यूनियन लिस्ट अभी मूल रूप से 97 था और ये 100 हो गया। स्टेट लिस्ट जो है ये 66 था मूल रूप से, अभी कितना हो गया है, 61 हो गया है। कंकरेंट लिस्ट 47 था मूल रूप से, ये सब मूल रूप से संविधान में था। उसके बाद अमेंडमेंट के बाद चेंज होके ये 100 हो गया, 61 हो गया, ये 52 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आता ही है, उस समय भी आपको हम बताए थे। यही डिवीजन ऑफ पावर को 7 शेड्यूल में रखा गया है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका शेड्यूल 8, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के बारे में हम करते हैं, 8वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं। 8वीं अनुसूची में है दोस्तों लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया गया है 8वीं अनुसूची में। तो ओरिजिनली 14 लैंग्वेज तो था। ठीक है, ओरिजिनली जब संविधान बना था उस समय ओरिजिनली 14 लैंग्वेज था, 14 लैंग्वेज था। ठीक है, अभी फिलहाल 22 लैंग्वेज टोटल है मेरे संविधान में। कितने, 22 लैंग्वेज है। अब देखो 14 के बाद फिर 1 जुड़ा, 1 के बाद 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा। सीक्वेंस याद रखिए, 14 के बाद 1 आया, 1 लैंग्वेज ऐड हुआ, फिर 3 लैंग्वेज ऐड हुआ, फिर 4 लैंग्वेज ऐड हुआ। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज जो ऐड हुआ था 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967,
ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम इसको सीक्वेंस में यहां बताए हुए हैं। ठीक है, 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी इस समय प्राइम मिनिस्टर बनी थी। लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद गुलजारीलाल नंदा कुछ दिन के लिए प्रभार में आए थे, तो इंदिरा गांधी इस समय प्राइम मिनिस्टर बनी थी। ठीक है, तो 1967 ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें 1967 में क्या था? सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया था, सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया था। एक लैंग्वेज जो सिंगल ऐड हुआ था वो सिंधी था। ठीक है, उसके बाद 71st अमेंडमेंट एक्ट, आपको याद है पंचायती राज और नगर निगम से रिलेटेड जो था, तो 73 74th अमेंडमेंट होता है, तो उससे वो 92 93 कहलाता है। तो लगभग 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के आसपास ही होगा। ठीक है, 93 से पहले। ठीक है, इसमें 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया था। 3 लैंग्वेज कौन सा होगा? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, केवल। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड हुआ, ये 3 लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद 4 लैंग्वेज ऐड हुआ है 2003 में, जब वाजपेयी की सरकार थी उस समय ये पेश हुआ था, और 7 जनवरी 2004 को ये अनाउंस हो चुका था। ये 4 लैंग्वेज कौन था? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसे याद रखने का एक अच्छा तरीका क्या है? बॉड मास, आप पढ़े हो ना, बॉड मास। ठीक है, बोर्ड मास याद रखिएगा, बोर्ड मास से बीओ बोडो, बोर्ड मास हम लोग पढ़े थे ना, कोई भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, बोर्ड मास के तरीका से, ब्रैकेट वगैरह जो आ जाता है तो पहले ब्रैकेट हटेगा ऑपरेशन, तो बोर्ड मास है बीओ बोडो। ठीक है, डी से डोगरी और एमए से मैथिली और एस से संथाली लास्ट बच जाता है। तो याद होगा ये लगभग ये 92 अमेंडमेंट एक्ट था। कौन सा? 92nd अमेंडमेंट एक्ट था, जिसमें ये 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया था। तो 8 शेड्यूल जो मूल रूप से था, ये 8 शेड्यूल को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 8 शेड्यूल को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद 9th शेड्यूल आए थे, जिसे इंदिरा गांधी ही ऐड किया था शेड्यूल में, इंदिरा गांधी ही ऐड की थी। 9 शेड्यूल आए थे। इसके बाद जितने शेड्यूल आए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक बार पूरा रिकॉल कर लीजिए, फर्स्ट से लेके 8 तक 4 फर्स्ट को 4 से, सेकेंड को 3rd से, 4th को 5th से, 7th को इंडिविजुअल, 5th को 6th से, 7th को इंडिविजुअल, 8th लैंग्वेज। ठीक है, अब 4 शेड्यूल बचा हुआ है जो बाद में अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, समय समय पे उसे ऐड किया गया था। ठीक है, अनुसूची में जो शेड्यूल होते हैं। तो सबसे पहला अनुसूची जो है, पहला शेड्यूल है 9th शेड्यूल, जब ऐड हुआ था, ये ऐड हुआ था तो एक्ट्स एंड रेगुलेशन के नाम से इसे जाना जाता है। ये लैंड रिफॉर्म के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? लैंड रिफॉर्म के लिए, लैंड रिफॉर्म। ठीक है, लैंड रिफॉर्म का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जमींदारी प्रथा वगैरह हटना चाहिए, इसके लिए ये शेड्यूल लाया गया था, 9th शेड्यूल। ठीक है, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, थोड़ा नेहरू जी का विचार जो था ना, बहुत दार्शनिक विचारधारा के थे। वो चाहते थे इंडिया में जो भी रह रहे हैं वहां उसके बीच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जमीन का। ठीक है, तो जमींदारी प्रथा वगैरह को बीच से हटाना चाह रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल जो है, 9वीं अनुसूची जो है, ये लैंड रिफॉर्म के नाम से आया था। और यहां 9वीं शेड्यूल जो आया था, तो 9th शेड्यूल जो आया था, ये फर्स्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में हो गया। पूछता है दोस्तों, ये याद रखना, फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट अमेंडमेंट, 9th शेड्यूल, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, अब 51, तो ये चीज हो गया। लेकिन हुआ क्या इसमें,
इसका कुछ विशेषता है, कुछ प्रॉपर्टीज है, इस चीज को भी ध्यान रखना है हमको। जब 9 शेड्यूल बना था स्टार्टिंग में, तो एक वर्ड बहुत फेमस था, एनजेआर, नो जुडिशरी रिव्यू, नो जुडिशरी रिव्यू। ठीक है, एनजेआर बहुत फेमस था, नो जुडिशरी रिव्यू, यानी कि 9 शेड्यूल में जो भी सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, 9 सब्जेक्ट में जो भी होंगे उसका जुडिशरी रिव्यू नहीं हो सकता था। ये जुडिशरी रिव्यू जो नहीं हो सकता था ना, इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय तत्कालिक जब इमरजेंसी था, तो जेपी आंदोलन में जो सबको अरेस्ट किया गया था, तो एक एक्ट लाए थे वो, जिस एक्ट का नाम था मीसा। ठीक है, मीसा का फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। 71 में इलेक्शन हुआ था, 72 में होने वाला था, तो 71 में जो इलेक्शन हुआ था, तो उसी 72 में ये लाए थे मीसा। ठीक है, इसी एक्ट के तहत जेपी वगैरह को अरेस्ट किए गए थे इमरजेंसी के समय, इसी एक्ट के तहत। और इसमें एक बहुत बड़ा खेल हुआ था, हैबस कॉर्पस रिट जो है आर्टिकल 32 और 226 के, जो हैबस कॉर्पस रिट को काफी बहुत बड़ा ये हो गया था, क्या कहते हैं, मजाकिया तरीका से यूज किया गया था, जो फंडामेंटल राइट को भी नहीं ले जा पा रहा था कोर्ट। क्योंकि कुछ भी उस समय इंदिरा गांधी क्या करती थी, कोई चीज भी होता था उसके अगेंस्ट अगर कोई हाईकोर्ट कुछ देता था, तो वो उसका सुप्रीम कोर्ट में जब केस चला जाता था, उस बीच में एक एक्ट बना के पास करके उसे 9 शेड्यूल में रख देती थी। तो जब सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई बेंच बैठता था, तो गवर्नमेंट का जो वकील होता था सिर्फ यही बोल देते थे, जो सर आप तो इसे आप रिव्यू कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि अभी नया नया एक एक्ट पास हुआ है जिसके ये 9 शेड्यूल में, 9 शेड्यूल का सब्जेक्ट जो है रिव्यू में नहीं है, जुडिशरी रिव्यू में नहीं है। लेकिन बाद में इसे जुडिशरी रिव्यू में दे दिया गया था मोरारजी देसाई के सरकार में। ठीक है दोस्तों, और ये सब बहुत कहानी है, बताने के लिए बहुत कुछ है बताना, लेकिन उतना बताने सब्जेक्ट से हम डेविएट हो जाएंगे। ठीक है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, इसमें टोटल सब्जेक्ट जो है 284 थे, जब मोदी जी आए हैं तो कुछ सब्जेक्ट इसमें बढ़ गए हैं, अभी 299 सब्जेक्ट हैं। लगभग 2014 से पहले लगभग 284 सब्जेक्ट थे, और इसमें अभी 299 सब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, 9 शेड्यूल में। उसके बाद आते हैं हम लोग 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची। इसमें क्या होता था, 85 से पहले, 1985 से पहले कोई भी अगर सरकार बनता था, उसको अगर 4-5 MP MLA अगर कम होते थे, तो वो तोड़ के दूसरे को समर्थन दे देता था किसी प्रलोभन में आके। तो भाई जीत के कांग्रेस के साथ आए, आप किसी और पार्टी को सपोर्ट करके सरकार बनाते रहे हो। तो बेसिकली उसी को रोकने के लिए 10वां शेड्यूल में रखा गया था दल बदल कानून, हिंदी में इसे कहते हैं, जिसमें डिसक्वालिफिकेशन ऑफ MP एंड स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में लिखा गया है। ठीक है, और ये एक्ट 52nd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू पास हुआ, जिसे एंटी डिफेक्शन एक्ट कहते हैं। एंटी डिफेक्शन एक्ट के नाम से भी फेमस है। ठीक है दोस्तों, इसमें है अब 2/3 मेजोरिटी अगर आपके पास नहीं है आपके पार्टी का, तो आप पार्टी को तोड़ के किसी और को सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आप किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जैसे अभी मध्य प्रदेश में हुआ, लगभग 20-22 MLAs जो कमलनाथ के सरकार को सपोर्ट नहीं दिया, जो माधवराव सिंधिया के ग्रुप के थे, तो उन लोगों का डिस्क्वालीफाई हुआ। सरकार तो बन गया बीजेपी की, लेकिन उसका विधानसभा इलेक्शन फिर से होगा उस सारे सीट का। ठीक है, तो यही एक्ट 1985 में, अगर ये एक्ट नहीं होता तो वो टूट के बीजेपी को सपोर्ट कर देता, सरकार बन जाता। ठीक है, हॉर्स ट्रेडिंग तब बहुत हाई लेवल पे होता अगर ये एक्ट नहीं होता। अभी भी होता है लेकिन उतना नहीं होता है, लेकिन बहुत हाई लेवल पे करप्शन हो जाता। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग 11th शेड्यूल में, 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। 11वीं अनुसूची में क्या है, पावर ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। ये एक्ट पेश किया गया था 73rd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के नाम से, जो
73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पेश किया गया था, 1993 में ये पास हुआ, ठीक है। इसमें टोटल सब्जेक्ट 29 सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट 29, ठीक है। और 12th शेड्यूल में जो है, जैसे पावर ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत का था, उसी तरह पावर ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम, नगर पालिका वगैरह की बात करते हैं, तो वो 12th शेड्यूल में रखा गया। तो इस दोनों को हम लोग साथ याद रखेंगे, ठीक है। कहीं और चला गया था, इसलिए वाजपेयी जी का दिमाग कहीं और चला गया था, ठीक है। तो 11th और 12th शेड्यूल में पंचायत और म्युनिसिपैलिटी पेश हुआ था 92 में, दोनों एक्ट, एक 73rd है और एक 74th है, और पास हुआ था 1993 में, ठीक है। और इसमें टोटल सब्जेक्ट 18 है। दोस्तों, शेड्यूल से क्वेश्चन आते हैं, जो जो अमेंडमेंट है, किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या चीज आया, सब कुछ आपको हम बताया है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आपके एग्जाम में यहां से ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आप रेगुलर देखें, रेगुलर पढ़ें, और थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो भी कर लें, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि और भी बेटर से, कभी कभी मुझे टाइम मिलेगा जब सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो पूरा आपको कहानी भी बता सकते हैं अच्छे से, कैसे कैसे क्या हुआ था, ठीक है। बहुत नेहरू जी बहुत आदर्शवादी नेता थे, ठीक है। हम यूथ कुछ भी बोल देते हैं, अलग बात है, पॉलिटिकल इशू है वो सब चीज, ठीक है। थैंक यू।